हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 34। अब तक हम लोगों ने सेट 33 तक कंप्लीट किया हुआ है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर QR कोड है, आप इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? इन चार में से कौन सा है एक जो इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो ये है सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा ध्वनि बूम, जिसे अंग्रेजी में सोनिक बूम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। क्या होता है ये देखिए, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तब उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। पराध्वनिक चाल का मतलब होता है सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं पराध्वनिक चाल। तो कोई भी पिंड अगर ध्वनि के चाल से भी अधिक चाल से चल रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है, पराध्वनिक चाल से चल रहा है। तो जो गोलियां होती हैं, जेट वायुयान आदि जो होते हैं, ये पराध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो यह वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती है। कोई भी ऐसी वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, वो ध्वनि उत्पन्न भी कर रही है और उसकी स्पीड जो है सुपरसोनिक स्पीड है। सुपरसोनिक स्पीड से वस्तु चल रही है और साथ में वो साउंड भी निकाल रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो साउंड सोर्स है, वो जो वस्तु है, वो वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। मीन्स एक वस्तु है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चल रही है, साथ में वो साउंड को भी प्रोड्यूस कर रही है, ध्वनि भी उत्पन्न कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वायु में एक प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है जिनमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है और एक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी ध्वनि को हम लोग ध्वनि बूम कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। तो जो विरंजक चूर्ण होता है वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है ये आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट ये स्लाइड ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर तो बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये बुझा हुआ चूना है तो इसी का ड्राई फॉर्म वो शुष्क होगा। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से, यानी यहीं पर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन से, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा CaOCl2 का निर्माण होगा। इसका जो रासायनिक नाम है वो 2 है। पहला तो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, लास्ट में देखो ट है, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पर लास्ट में ड है। तो ये रासायनिक नाम है। इसके उपयोग के ऊपर खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, जो आपसे सवाल पूछा गया था कि प्रकृति कैसी है, तो उपचायक या फिर ऑक्सीकारक। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन के कारण क्या है कि ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। जो साउंड पोल्यूशन है उसे किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। अगर डेसिबल वैल्यू ज़्यादा है तो साउंड की जो लाउडनेस है वो ज़्यादा है। जैसे मान लो 100 डेसिबल है और 50 डेसिबल है, तो 100 डेसिबल की जो साउंड होती है उसमें लाउडनेस जो है ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रबल की ध्वनि होती है। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है यूनिट के रूप में वो डेसिबल का किया जाता है। जो प्रयोगात्मक मात्रक है वो बेल है, ग्राम बेल जो वैज्ञानिक है उनके नाम पर यूनिट दिया गया है और इसी के 10वें भाग को हम लोग डेसिबल बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिट इस्तेमाल होता है साउंड को मेजर करने के लिए, साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, वो डेसिबल होता है। 45 डेसिबल तक की जो साउंड होती है वो हमारे कानों के लिए ठीक है, हमारे कानों को किसी भी प्रकार से वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब इससे जैसे ऊपर जाओगे तो वो साउंड जो है हमारे कानों के लिए हानिकारक होती चली जाती है।
तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि। सबसे बढ़िया है 45 डेसिबल तक की, उससे ऊपर जाओगे तो फिर वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। मनुष्य बहरा हो सकता है 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि के सुनने पर, और मनुष्य पागल हो सकता है 150 डेसिबल की ध्वनि अगर वो सुनने लग जाए तो। एस्टर में डैश गंध होती है। एस्टर में कैसी गंध होती है? तीखी होती है, रासायनिक है, सड़ने जैसी होती है, फल जैसी होती है। तो एस्टर में फल जैसी गंध होती है, सॉफ्ट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। एस्टर के बनने की प्रक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण बोलते हैं। बनता कैसे है? कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ से जल निकलता है, पानी निकलता है और एस्टर बनता है। अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि एथेनोइक एसिड है। तो इन दोनों के रिएक्शन से भी एस्टर का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर वाटर जो है रिमूव होता है। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है, यानी कि सॉफ्ट होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है, भार जो है सदिश राशि है। भार का SI मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। सी हमारा आंसर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है ये हमारे आंखों का उपचार करता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये आंखों का उपचार करेगा। जो ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उसे हम लोग ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर हैं, जो स्किन का इलाज करते हैं, स्किन हेयर नेल के जो डॉक्टर होते हैं, उसे हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, दिल के डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, इनसे संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किडनी, ब्लैडर, यूरेटर्स यानी जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं उसे हम लोग यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये तो आप सब जानते ही हो, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी के बारे में जो है कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ये जो एरिथ्रोपोइसिस है ये लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। एक्सेस आरबीसी जो है वो स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन यानी कि प्लीहा, इसीलिए हम लोग प्लीहा को ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है तो ये जाकर के टूट जाता है या फिर मर जाता है स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को ही हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी की संख्या कम हो जाए या फिर लोहा जो है हमारे बॉडी में कम हो जाए, आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है आरबीसी के साथ होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है बाइंड करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारी बातें जो है ये इंपॉर्टेंट है आरबीसी के बारे में, ये ध्यान में रखिएगा। दो या अधिक पदार्थों के एक समांगी मिश्रण को डैश कहा जाता है। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनस मिक्सचर, इसे हम लोग विलियन बोलते हैं। 3 प्रकार के आपके मिश्रण होते हैं, कोलाइड होते हैं, निलंबन और विलियन। तो जो विलियन है वो समांगी मिश्रण होता है। इसी को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि कोलाइड को भी विलियन बोल देते हैं लेकिन वो वास्तविक विलियन नहीं होता है। वास्तविक विलियन हम लोग बोलते हैं इस वाले विलियन को जो समांगी मिश्रण होता है। इसलिए आप ट्रू सॉल्यूशन या फिर वास्तविक विलियन बोल सकते हो। अब जो विलियन है, जो ट्रू सॉल्यूशन है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये होमोजीनस मिक्सचर होता है विलियन। विलियन में जो आपके विलय के जो कण होते हैं, विलियन है तो विलायक होगा और विलय पदार्थ होगा। विलय पदार्थ के जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। और जो विलय पदार्थ के कण होते हैं पूरे विलियन में समान रूप से वितरित होते हैं। ऐसा नहीं होगा कहीं पर ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा, समान रूप से पूरे विलियन में वितरित होते हैं। वो कण होते हैं, विलय पदार्थ के जो कण होते हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं ये कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनफैक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम लोग उनके कण को नहीं देख सकते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड से यानी कि छानन विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक विलियन है, पानी में आपने चीनी को घोला हुआ है
या फिर नमक को घोला हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप छान करके नमक और पानी को अलग कर दो। ऐसा कर पाएंगे कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वास्तविक विलयन है। उनके जो विलय पदार्थ के जो कण हैं बहुत ही छोटे हैं, खुली आंखों से नहीं दिखेंगे और छान करके आप उन्हें अलग भी नहीं कर सकते हैं। हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप विलयन को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो बिना हिलाए डुलाए, तो विलय पदार्थ के जो कण होंगे वो नीचे तली में आकर बैठेंगे नहीं। अगर नमक पानी का जो घोल है उसे आप 1 घंटे के लिए भी छोड़ दो, शांत छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा कि नमक के जो कण हैं वो नीचे आकर के तली में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर बैठ जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होगा, अस्थायी नहीं होगा। अगर नहीं बैठते हैं तो वो अस्थायी होगा। और जो आपके वास्तविक विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते। यानी नमक पानी का जो घोल है वहाँ से अगर आप लाइट को पास करवाओ तो उस विलयन में आपको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, रास्ता नहीं दिखेगा। तो हम बोलते हैं कि टिंडल प्रभाव को जो है वास्तविक विलयन नहीं दिखाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे एक एक पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं, जा सकते क्या, पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं। डैश पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है। यहाँ पर देखो मीटर भी है जो कि लंबाई का एसआई मात्रक है, वर्ग मीटर भी है जो कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है, यहाँ पर प्रतिरोध भी है। तो हम लोग प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखते हैं, R = रो L/A। अब हमसे कहा है कि लेंथ जो है वो 1 मीटर है और जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो राशि है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर डालो R = रो, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो R = रो। ये हमारा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। यानी इस प्रतिरोधकता की बात की गई है कि जो ये प्रतिरोधकता है ये प्रतिरोध के बराबर हो जाती है जब लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो प्रतिरोधकता हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, लंबाई पर, मोटाई पर, इस पर निर्भर नहीं करती है। विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित होता है। विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वो संबंधित होता है खून के जमने से, रक्त का थक्का बनने से। ध्यान में रखिएगा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। कभी विटामिन के मिल जाएगा विकल्प में, कभी आपको मिल जाएगा कैल्शियम खनिज या फिर कैल्शियम आयन या फिर सिंपली कैल्शियम, कभी मिल जाएगा रुधिर प्लेटलेट। जो थक्का बनता है ना रक्त का, वो कई सारे स्टेप्स होते हैं उनमें, सिंपल प्रोसेस नहीं होता है ये ब्लड क्लॉट होना। इनमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स में कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। तो मान लो कैल्शियम खनिज ही नहीं है बॉडी में, तो सारे स्टेप्स पूरे नहीं होंगे, जिसके कारण ब्लड क्लॉट होता है, रक्त का थक्का बनता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो कैल्शियम खनिज भी आवश्यक है और रुधिर प्लेटलेट तो आप जानते ही हो। तो ये तीनों ही जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखो विटामिन के बारे में पूछा है, कभी पूछ देगा रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो ऑप्शन में आपको प्लेटलेट मिल जाएगा, कभी मिल जाएगा कैल्शियम, कभी मिल जाएगा विटामिन के। जो मिल जाए उसे आप आंसर टिक करेंगे। निम्न में से कौन जाइलम का अवयव नहीं है? जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के आपके सामान्य उत्तक होते हैं। जाइलम के 4 अवयव होते हैं, जिनमें एक वैसल है, ट्रैकीड है, जाइलम तंतु है, सहचर कोशिका नहीं है। सहचर कोशिका जो है ये फ्लोएम का अवयव है, फ्लोएम का अवयव है। जाइलम के 4 अवयव आपको रटे होने चाहिए, ट्रैकीड है, वैसल है। इन दोनों का जो मुख्य काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जल और खनिज के ट्रांसपोर्टेशन का होता है। जाइलम पैरेन्काइमा इसका जो मेन जो काम है वो स्टोरेज का होता है, और इसका जो मुख्य काम है वो यांत्रिक सहारा देना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, बोल सकते हो कि मजबूती देना। डैश वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। उस पदार्थ या फिर द्रव्य को हम क्या बोलेंगे? जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, जिसके माध्यम से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। क्योंकि ध्वनि के बारे में आपको पता है ये अनुदैर्ध्य तरंग है, निर्वात में ये नहीं चल सकती है। तो चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ही। उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस माध्यम को ही हम लोग माध्यम बोलते हैं, है ना। उस पदार्थ को जिसके सहायता से जो ध्वनि है वो संचारित होती है, चलती है, उसे हम लोग माध्यम बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। मीडियम तो चाहिए ही, चाहे ठोस, द्रव या गैस,
मीडियम इसको कोई ना कोई चाहिए। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का जो वायुमंडल है वो बना है सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4। तो शुक्र का जो वायुमंडल है उसका जो बादल है जो कि मोटे होते हैं, मोटे श्वेत पीले बादल होते हैं, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना है? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये मास है। प्रोटियम को ही हम लोग सिंपली हाइड्रोजन बोलते हैं, जो हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं वो प्रोटियम है। द्रव्यमान 1 mu, आप जानते ही हो। ड्यूटेरियम को हम लोग हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ये द्रव्यमान है 2 mu। और जो ट्रिटियम है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है हाइड्रोजन का, द्रव्यमान 3 mu। तो ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। हम लोग H2O को सिंपली वाटर बोलते हैं क्योंकि इसमें H है, हाइड्रोजन है, प्रोटियम है, और हम लोग D2O को हैवी वाटर बोलते हैं, भारी जल। क्यों? क्योंकि जो D है, ड्यूटेरियम है, उसको हम लोग हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसलिए D2O को हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं। इसका द्रव्यमान 18 हो जाएगा और इसका द्रव्यमान 20 हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। तो कोई अगर परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो समेशन होता है, यानी कि जो सम होता है, योग होता है, उसे हम लोग मास नंबर बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। बी हमारा आंसर। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल डिजीज है? तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से। सिफिलिस जो है ये तो यौन संचारित बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और साथ में ये बैक्टीरियल है। खसरा ये वायरल डिजीज है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ते की नहीं, क्योंकि? खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग होती है, जस्ते की नहीं, क्योंकि जो जस्ता होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है टीन की तुलना में। तो जस्ता टीन से महंगा होता है, जस्ता टीन से कम अभिक्रियाशील होता है, ये भी नहीं होगा, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें टीन आपको दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये जो जस्ता है ना यहाँ पर, इससे नीचे होता है टीन। टीन जो है यहाँ, ये जो लोहा है और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में कहीं पर होता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर पदार्थ हमारे दांतों के ऊपर का एनामिल है। एनामिल, दांत की परत हमारा आंसर हो जाएगा। एनामिल आपको ध्यान में रखना है। एनामिल के बाद वाला जो पार्ट है वो डेंटिन कहलाता है, ये पूरा पार्ट। और उसके बाद होता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी मान लो कि एक बक्सा है ना, जिसमें कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत सारी रक्तवाहिनियाँ होती है। पल्प कंटेनिंग नर्व्स है, नर्व्स भी होती है और ब्लड वेसल्स भी होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में, जैसे कि नींबू है, संतरा है, इन सब में सिट्रिक अम्ल होता है। तो इन सारे फलों को हम लोग सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट यानी कि वो फ्रूट जिसमें सिट्रिक अम्ल जो है वो बहुत मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, और वो फल खट्टा होता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो अपवर्तन के बाद जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। यहाँ पर आप देखो तो ये जो एरो का निशान है इसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ताकि सवाल में जो कहा जा रहा है वो हमें अच्छे से समझ में आए। लिखा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी। अब देखो हम प्रकाश किरण को ऐसे भेजेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है ना F1 पर, एक्चुअली मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखलाया गया है। एक्चुअली में अपवर्तन के बाद देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो हमारा आंसर मुख्य अक्ष के समानांतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है, कौन सा एक इंसेक्टिसाइड है जो कीटों को मारता है? ये जो TNT है ये तो विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव है, बम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हमारा आंसर यहाँ पर DDT हो जाएगा। DDT का काम है कीटों को मार देना। ये DDT का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचना सूत्र है। नाम देखो क्या होता है, पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, उसके बाद डाइफेनाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 फेनाइल ग्रुप है,
और ट्राईक्लोरो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर से 3 क्लोरीन है, और इथेन इसलिए क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ है। इथेन में 2 कार्बन होता है, तो डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। अब ये जो DDT है ये कीटों को मारने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, कीटों को ये मार देता है। इसी चीज़ का पता जो है सबसे पहले लगाया था मूलर ने, 1948 में मूलर ने पता लगाया था, और इसके कारण इनको मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था 1948 में, ठीक है, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के फील्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? यानी जब साबुन बनता है तो साथ में ये भी बन जाता है, बिन बुलाया मेहमान है ये, साबुन के साथ साथ ये अपने आप चला आता है। तो ये है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन बोल दो या फिर ग्लिसरोल बोल दो। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान है, CH2 लिख करके दोनों पर OH लगा दो। ग्लिसरीन का भी बहुत ही आसान है याद रखना, ग्लिसरीन का इसमें भी वही काम करना है, CH2 के ऊपर एक OH लगा दो, फिर से यहाँ पर CH के ऊपर एक OH लगा दो, और फिर से CH2 के साथ एक OH लगा दो। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड है, रिएक्शन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाएगा, तो यहाँ पर ये साबुन बन जाएगा, सोडियम पामीटेट, जो कि एक साबुन है, और साथ में देखो सह उत्पाद के रूप में ये ग्लिसरॉल बन गया, इसी को ग्लिसरीन बोलते हैं। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? हवा से कांच में, हवा और कांच में जो हवा है हमारे पास वो विरल माध्यम है, और जो कांच है वो सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर देखो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहाँ पर ये अभिलंब है NN डैश। अगर ये नहीं झुकती तो ऐसे सीधे निकल जाती, ऐसे डॉटेड लाइन की तरफ ऐसे निकल जाती, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, ऐसे ऐसे आई और अभिलंब की ओर झुक गई। नहीं झुकती तो ऐसे निकल जाती। वैसे आपको ध्यान में रखना है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर झुक जाएगी, यानी दूर हट जाएगी। तो अभिलंब की ओर हमारा आंसर। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो कैटालिस्ट होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी जो उत्पाद बनेगा उसमें वो आपको नहीं दिखेगा, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो कैटालिस्ट का यही काम होता है। अब जो रिएक्शन का रेट है, जो अभिक्रिया की गति है, वो कैसे बढ़ाता है? तो ये याद रखिएगा, ये जो उत्प्रेरक होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को यानी कि सक्रियता ऊर्जा को कम कर देता है। अगर पूछ दे कि उत्प्रेरक जो है रिएक्शन के रेट को जो बढ़ा देता है, कैसे बढ़ाता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। देखिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही होता है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कि हाँ ये दोनों जो आपके अभिकारक होते हैं वो आपस में रिएक्ट कर ले, इसके लिए ऊर्जा चाहिए होता है। उसी ऊर्जा को हम लोग एक्टिवेशन ऊर्जा बोलते हैं। अब मान लो वो ऊर्जा ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, टाइम लगेगा उस एनर्जी को प्राप्त करने में। ये कैटालिस्ट क्या करेगा, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी वो जो ऊर्जा जो चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, उसको ये कम कर देगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिएक्शन को स्टार्ट होने में। तो यही काम होता है। देखो यहाँ पर पहले जो है जब कैटालिस्ट नहीं था तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए थी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए थी। जैसे ही कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया गया ये एक्टिवेशन एनर्जी देखो घट करके इसका ग्राफ यहाँ पे आ गया, ये ग्रीन वाला जो दिखलाया गया है। पहले इतनी ऊर्जा चाहिए थी, अब बस इतनी ही ऊर्जा चाहिए कैटालिस्ट का, जब कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया गया तो क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो कैटालिस्ट जो है ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, और ऐसा नहीं होता है कि सारे ही अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करें। आंसर हमारा बी होगा, लेकिन यहाँ पर सभी अम्ल लिखना जो है ये गलत हो जाएगा। ये RRB JEE का पूछा हुआ सवाल है 2019 में। आपको याद ये रखना है कि जो धातु होते हैं वो जब अभिक्रिया करते हैं तनु अम्ल से, ये धातु है, ये तनु अम्ल है, सांद्र अम्ल नहीं है, तनु अम्ल है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो धातु लवण बनता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो धातु और तनु अम्ल की अभिक्रिया से
धातु लवण बनता है और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अगर मान लो अम्ल जो है ये नाइट्रिक एसिड है, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, ये नाइट्रिक अम्ल अपना ऑक्सीजन फेंक देता है हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है और जल बना लेता है। तो अगर एसिड जो है HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और वाटर वहाँ पर बना लेती है। तो यहाँ पर जाकर के हमारा सेट नंबर 34 समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, सेट नंबर 35 में। थैंक यू सो मच।